चारों तरफ इन्होंने हमारे CIA के जो क्या बोले उसको, सहयोगी बोले या उनके ऑपरेटर्स बोले या एजेंसी बोले, उन्होंने जगह जगह आग लगाने का प्रयास जो किया है वो सफल होता दिख नहीं रहा है। कहीं लगती है तो वो तुरंत बुझ जाती है या फिर वो फुस हो जाती है। देखिए, मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो जो स्टेप लिए गए हैं, बहुतों की दुकानें बंद हो गई हैं। बहुत सारे ऐसे देश जो भारत को अपनी संभावनाओं का सबसे बड़ा बाजार मानते थे, उनके भी दरवाजे बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी पूरी तरह नहीं हुए हैं क्योंकि समय लगेगा। मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया या दूसरे तमाम जितने पूंजी निवेशक आ रहे हैं, अपनी कंपनियां, अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, यहाँ पर उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा। 2 डिफेंस कॉरिडोर ऑलरेडी बन चुके हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में। 200 से ज़्यादा डिफेंस से रिलेटेड अब हथियार जो है वो घर में पैदा हो रहे हैं, भारत में पैदा हो रहे हैं। एक एक सामान पहले बाहर से खरीदना पड़ता था, अब जिनसे आप खरीदना बंद करेंगे वो हाथ पर हाथ रख करके थोड़ा बैठेंगे। आप जिनकी पेट पर लात मारेंगे वो कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र रचेंगे ना, कुछ जमूरे तो ढूंढेंगे ना यहाँ पे जो तमाशा कर सकें, जो कहीं कहीं आग लगा सकें या समाज को विद्वेलित कर सकें। कुछ तो करेंगे वो लोग। इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में। अच्छा, चीन जो है उसका लगभग एक छत्र राज था। भारत में भी आप देखिए उसका कितना निर्यात था। अब धीरे धीरे उसमें भी कमी आ रही है। अमेरिका, जब चीन ने उनके खाद्यान्न खरीदने से इनकार कर दिया रणनीतिक तौर पर या दूसरे कारणों से, जापान की तो वहां मरोड़ करके उन्होंने चावल भेड़ दिया उसको। हालांकि वो भी चावल उत्पादक देश है, उसको जरूरत नहीं थी, लेकिन भेड़ दिया धमका करके। लेकिन ना चीन इनकी धमकी में आया, ना भारत इनकी धमकी में आया। तो ये सारे एक तरीके से, वो कहते हैं ना हमारे गांव की भाषा में, कि किल से बैठे हैं। सारे के सारे नाराज हैं कि ये कैसा प्राइम मिनिस्टर आ गया है। और इसने ऐसे ही मुख्यमंत्री भी चुन लिए। हालांकि जो विदेश विभाग है उसका राज्यों से सीधे कोई लेना देना नहीं है, या अलग देशों का जो राज्य हैं सीधे उनसे कोई आदान प्रदान नहीं होता है, वो राष्ट्र के थ्रू होता है। वाणिज्य मंत्रालय है, उसके जरिए ही सब सामान, सब उत्पादन भेजे जाते हैं या मंगाए जाते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाता है कि लीडरशिप कैसी काम कर रही है और उसका संकल्प एक्चुअल में क्या है। और केवल संकल्प की बात नहीं है, वो तो सिद्धि पहुंचने की बात करते हैं, बल्कि करके दिखाते हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे सेक्टर में जो ये आत्मनिर्भरता का एक यज्ञ चल रहा है, इससे बहुत सारी ताकतें विचलित हो चुकी हैं। तो वो कुछ तो करेंगी, वही सब कर रही हैं। संजय जी। बिल्कुल, तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट है, वो यदि बिहार इलेक्शन है तो ये बिहार इलेक्शन को किस तरह से प्रभावित करने का कोई प्रयास है? क्यों, क्या स्ट्रेटजी है भाऊ? किसकी? राहुल गांधी की। हाँ, राहुल गांधी की स्ट्रेटजी तो दिल्ली वाली है ना। उनको तो एक पता चला, उन्होंने पटना में CWC की मीटिंग की है 85 साल के बाद। नहीं, वो अंटार्कटिका में भी कर सकते हैं ना, वो तो छोड़ो। CWC की मीटिंग कहा कि उससे कोई मतलब नहीं निकलता। आप देखो, एक बात होती है, आप इफ्तार बहुत करोगे, एडवर्टाइज बहुत करोगे, लेकिन अगर दुकान में माल है नहीं, गोडाउन में माल है नहीं, तो इश्तिहार देने से क्या निकलने वाला? तो वहां CWC करने से क्या फायदा है? केडर कहाँ है? आपका माल घर घर जाकर बेचे, हर गांव के बाजार में जाकर बेचे, हर दुकान में पहुंचाने वाला कोई सप्लायर या सेल्समैन नहीं होगा, तो पूरे दुनिया भर के पेपर में या चैनल में एडवर्टाइज करो, उससे क्या मतलब है? आपका संदेश लेकर जाने वाला बिहार में एक
एक कोई नेता मुझे दिखावा। जगन्नाथ मिश्रा अभी जिंदा नहीं है शायद, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा मेरा ख्याल में बिहार के पैन बिहार, पूरे बिहार में माने गए एक कांग्रेस के नेता थे। उनके बाद दूसरा बिहार का कोई नेता मुझे तो याद नहीं आ रहा है। तो वहां जो कुछ आप कर रहे हो उससे कुछ निकलने वाला नहीं। तो स्ट्रैटेजी ये है कि जब तक आरजेडी टूटती नहीं तब तक उनके पास गया हुआ कांग्रेस का वोट बैंक वापस नहीं लौटेगा। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में इनको मालूम था कि बीजेपी को हराने से ज्यादा आम आदमी पार्टी को हराना जरूरी है। अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो आहिस्ते आहिस्ते उनका केडर कम हो जाएगा, उनका वोटर वहां से निकलकर थोड़ा थोड़ा करके, अभी 2 या 3% वोट बढ़े कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से हटाया। एक तरीके से देखो, अगर समझो कांग्रेस और कांग्रेस को जो वोट गए वो तो बीजेपी को जाने वाले नहीं थे, बीजेपी को जाने वाले नहीं थे किसी भी तरीके से। तो वो अगर कांग्रेस के पास नहीं जाते तो आम आदमी पार्टी को ही मिलते। तो इसलिए जो स्ट्रैटेजी वहां थी, अब आज दिल्ली में आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस अपनी ताकत जमा करेगी। बिल्कुल वही तो है पिछले 30 साल से कम, जब से लालू की पहली सरकार, बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ करने के बाद कांग्रेस ने बचाई थी, उसके बाद तो अपना बबुआ करके ही संभाला है कांग्रेस को लल्लू ने। अब ये बात है कि जब तक कांग्रेस की लीडरशिप खड़ी नहीं होगी तब तक कांग्रेस का फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन एक है, अगर आरजेडी तेजस्वी संभाल नहीं पाते तो वहां बैठे हुए पिछड़े हो, दलित हो या मुस्लिम हो, ये वोटर आहिस्ता आहिस्ता अल्टरनेटिव ढूंढेगा, वो बीजेपी के खिलाफ होगा, वो कांग्रेस के साथ जाएगा। तो पहली स्ट्रैटेजी है कि इनको वीक करो। आपको याद होगा कि पिछले तेलंगाना चुनाव के बाद मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि जो कुछ रेवंत रेड्डी ने किया है, कांग्रेस ने किया है तेलंगाना में, वो बात साफ है कि वहां की रीजनल पार्टी जो थी टीआरएस या बीआरएस, उसको लंगड़ा किया, उसकी सत्ता निकल गई, वो अब लूली लंगड़ी हो जाएगी, बिखर जाएगी। तो उसके कुछ टुकड़े कांग्रेस के पास जाएंगे तो कुछ टुकड़े बीजेपी के पास भी आएंगे। अगले चुनाव तक बीजेपी भी तगड़ी हो जाएगी। पहली कांग्रेस वीक होनी जाएगी, पहले रीजनल पार्टी वीक होगी तो नेशनल पार्टी के लिए बढ़ने की जगह मिलती है। तो इसलिए स्ट्रैटेजी साफ है, आरजेडी को लंगड़ा करना है, बीजेपी को हराना नहीं है। हाँ, उसमें अगर नीतीश भी लंगड़ा हो जाए तो चलेगा, क्योंकि वो भी रीजनल पार्टी है। तो स्ट्रैटेजी अगर आप देख रहे हो तो मुझे लगता है कि बिहार के बाद, दिल्ली के बाद उन्होंने तय किया है कि इनके साथ रहने का और उनको ही वीक करने का, दुबला करने का, और उसका फायदा आगे चलकर उनको मिल सकता है। क्योंकि पिछले 20-25 साल में हम देखे राजनीति तो क्या हुआ है, जो 84 के बाद बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली ये तय किया था कि पूरे देश में जो एंटी कांग्रेस वोट है, जो 77 में एकजुट हुआ था और जनता पार्टी के साथ रहा था, तो 77 की जो जनता पार्टी की लीगेसी है, वो अगर भारतीय जनता पार्टी बनकर हम हासिल कर ले तो हम नेशनल पार्टी बन सकते हैं। हमको कांग्रेस की जगह लेनी है। इस ढंग से बीजेपी आगे चलती गई और जैसे जैसे अलग टुकड़े जो बीजेपी के थे, जनता पार्टी के थे, वो कांग्रेस को साथ लेकर अपनी सत्ता बचाने की कोशिश करते रहे, वैसे वैसे उन पार्टियों का एंटी कांग्रेस वोट था वो बीजेपी की तरफ पोलराइज होते गया। इसीलिए तो बीजेपी 12-13% लेकर आज 37-38% तक पहुंची है। वो पूरा का पूरा एंटी कांग्रेस वोट है और ये पार्टियां सरवाइव हुई है तो कांग्रेस को नोच नोच कर हुई है। अब देखो चुनाव के पूरे नतीजे पिछले 30 साल के, आप उसका स्टडी करो, आपको पता चलेगा कि नेचुरली और ट्रेडिशनली जो एंटी कांग्रेस पार्टियां थी उनके वोट बीजेपी में पोलराइज होकर बढ़ते गए और ये पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां बनकर उभरी है वो बेसिकली उनकी आइडियोलॉजी एंटी कांग्रेस थी
लेकिन कांग्रेस को नोच नोच कर एंटी बीजेपी वोट लेकर वो पार्टियां बनी है। तो कांग्रेस में अभी ममता बनर्जी क्या है, रीजनल पार्टी होगी लेकिन ओरिजिनली कांग्रेस पार्टी है ना। जगन मोहन की पार्टी क्या है, शरद पवार की पार्टी क्या है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के वोट आज कांग्रेस और मिलकर कहां गए। तो एंटी कांग्रेस वोट सीपीएम के थे, वो बंगाल में सीपीएम के वोट भी बीजेपी में आ गए। तो स्ट्रेटेजी साफ है कि जिन्होंने कांग्रेस को नोच कर अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाई है उनको खत्म करो, तो वो एंटी बीजेपी वोट है वो वापस कांग्रेस के पास आएगा। मैंने उस पर मराठी में वीडियो भी बनाया कि राहुल गांधी वेड़ा बनकर पेड़ा खा रहा है। वो दिखा दे रहा है कि हमको साथ रहना है, लेकिन ये गठबंधन कैसे चरमरा है और जो लालू ब्रांड है वो बिहार में पूरा खत्म हो जाए, ये स्ट्रेटेजी है।